अभी से तकरीबन 20 घंटे पहले जब हिंडनबर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया कि समथिंग बिग सून इंडिया, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार कौन सी कंपनी इनके निशाने पे है, क्योंकि ये शॉर्ट सेलर है। तो इन्होंने इस बार किस कंपनी को, किस बिजनेस ग्रुप को अपना टारगेट बनाया। करीब 4 घंटे पहले जब इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी रिपोर्ट पोस्ट की, तो ये बात साफ हो गई कि ये और कुछ नहीं, अदानी का 2.0 वर्जन है। लेकिन इस बार इस एक तीर से इन्होंने कई निशाने साधने की कोशिश की है, जो मुझे समझ में आ रहा है। दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज के इस सीरीज में, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर पूरी इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे कि ये रिपोर्ट में अंदर क्या क्या चीज़ें छुपाए हुए हैं। ठीक है, चलिए पहली शुरुआत मैं करता हूं इनकी वर्डिंग से, जो उन्होंने कहा कि समथिंग बिग सून इंडिया। इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप, इन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी है पूरे इंडियन इकोनॉमी को, या इंडियन गवर्नमेंट को, या इंडिया के लोगों को कि देखो बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। क्योंकि उन्हें पता था कि पिछली बार जो है जब इन्होंने ऐसी कोशिश की थी, तो कुछ दिनों के बाद मार्केट फिर नहीं आ गया, बल्कि उससे ऊपर ही चला गया, और जहां नुकसान हुए थे जिन शेयरों में, वो शेयर बहुत अच्छे तरीके से रिकवर भी कर गए। तो इन्होंने इसको एज चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर एक अगली कार्रवाई की है, और उसी सीरीज में ये आगे बढ़े हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जो सीख ली, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है हर्षद मेहता की स्कैम सीरीज देखी, और वहाँ पर एक चीज़ जो मुझे ध्यान आ रहा है कि मनु भाई मानिक की एक जो ब्लैक कोबरा थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि जब किसी का काम खराब न कर सको तो उसका नाम खराब। और शायद इस बार ये हिंडनबर्ग ने इसको बहुत ही सही तरीके से, या बहुत ही कह रहे हैं दिल के तरीके से उसको फॉलो किया कि जब आप किसी का काम खराब न कर सको तो उसका नाम खराब कर दो। आप समझिए इस बात को, जब ये इंडियन इकोनॉमी को इस तरीके से डैमेज नहीं कर पाए, तो इन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम पर, क्योंकि सेबी पर अटैक होने का मतलब है कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर अटैक कर। आइए देखते हैं, पहले इनकी रिपोर्ट पर चलते, फिर कहते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या होता है। पहले इनके रिपोर्ट पर जाते हैं। देखिए, ये हिंडनबर्ग की वेबसाइट है, हिंडनबर्ग रिसर्च। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च आखिर में है क्या। पहले तो इनकी मैटर को देखते हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा कि विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट रिवील्स सेबीज चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अदानी मनी साइफनिंग स्कैम। पहली बात तो इन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसी विसल ब्लोअर के थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि सोर्स क्लियर नहीं है, इनके पास कोई भी प्रॉपर क्लियर सोर्स नहीं है। डेफिनेटली ये उसको डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज, इनका मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है सेबी चेयरपर्सन, यानी कि माधवी मैम, जो इस समय सेबी को हेड कर रही हैं। और उन्होंने आरोप क्या लगाया है? इन्होंने आरोप ये लगाया है कि इनका उस एंटिटी में स्टेक है, उस ऑफशोर एंटिटी में, यानी ये एंटिटी जो है वो इंडिया के बाहर की एंटिटी है, उस एंटिटी में इनका स्टेक है, जो एंटिटी इन्वॉल्व थी अदानी के मनी सैफनिंग स्कैंडल में। इनके हिसाब से पहली बात तो अदानी में मनी सैफनिंग स्कैंडल हुआ, इसका प्रूफ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ये चीज़ अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ, क्योंकि ये पिछली रिपोर्ट का ही ये पार्ट 2 बना रहे हैं। ये तो मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अब चलिए इनकी रिपोर्ट पर चलते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? ठीक है, आइए देखिए, इन्होंने शुरुआत की बड़े दर्द के साथ कि देखिए 18 महीने पास हो गए। इनकी तकलीफ यही है कि 18 महीने पास हो गए इस रिपोर्ट को, और सेबी ने सरप्राइजिंगली कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि इनकी एक आदत है। हिंडनबर्ग को माना जाता है ये कॉर्पोरेट किलर है, ये एक फाइनेंशियल हिटमैन की तरह काम कर रहे हैं, ये एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर क्या करता है? शॉर्ट सेलर का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि पहले वो मार्केट में एक नेगेटिव, जिस भी कंपनी के खिलाफ वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, उसके अगेंस्ट वो एक मार्केट में सेलिंग पोजीशन पहले ही बना लेता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। उसके बाद
कोई बुरी खबर उसके बारे में पब्लिश करता है जिससे मार्केट का नेचुरल रिएक्शन होता है कि उस शेयर में बिकवाली आती है, और जो शॉर्ट सेलर होता है उसको सडनली, क्योंकि एक दिन में जब भारी गिरावट आएगी तो सडनली उसको बहुत ह्यूज प्रॉफिट एक दिन के अंदर हो जाता है। अब वो जितने दिन उसकी चले पैनिक, जितना दिन चलेगा उतना ही उसको लाभ होगा, और वो जितना क्रिएट कर पाएगा पैनिक उतना ही उसका प्रॉफिट होगा। तो ये मोडस ऑपरेंडी है एक शॉर्ट सेलर। अब देखिए इनकी तकलीफ क्या हुई। इनकी तकलीफ हुई कि इन्होंने लगभग इनके पिछले जितने शिकार थे, निकोला हो गया या और भी हो गया, वो अभी तक उभर नहीं पाए। लेकिन इनको सबसे बड़ी तकलीफ क्या हुई अडानी की, हिंडनबर्ग की, कि अडानी के मैटर में अडानी उभर गया। अडानी पूरा का पूरा उभर ही नहीं गया। इन्होंने जिस लेवल पर रिपोर्ट निकाले थे, जिस प्राइस लेवल पे, अदानी के बहुत से शेयर उससे ऊपर निकल गए। सारे उतने ऊपर नहीं आ पाए, नो डाउट, बट बहुत से शेयर ऊपर निकल गए। अब चलिए, इन्होंने साफ साफ एलिगेशन लगाया है इस रिपोर्ट में कि सेबी का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इसमें, ठीक है। सेबी ने कोई भी पब्लिक एक्शन नहीं लिया अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में, और उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। इन्होंने अब कहाँ शुरू किया अपने एलिगेशन का डायरेक्शन, कहाँ देना शुरू किया कि आईपी प्लस फंड जो है, इसके थ्रू अदानी, जो आईएफएल का एक डायरेक्टर हैं, या आईएफएल का जो एक आप लोग जानते होंगे इंडिया इन्फोलाइन, आईएफएल एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, तो इन्होंने जोड़ा है कि ये इनके भाई विनोद अदानी, इसके थ्रू इन्होंने मनी साइफनिंग, तो इन्होंने आईएफएल को लिंक किया है कि आईएफएल के थ्रू इन्होंने यहाँ पर जो है मनी साइफनिंग की है। कहाँ से? ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड जो बरमूडा में क्रिएट हुआ, ठीक है। तो उन्होंने उसकी बातें की हैं कि चलो ये, अब आइए एक एक चीज़ों पर चलते हैं। उसके बाद इनकी रिपोर्ट क्या कहती है? इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो ग्रुप है उस पर लंदन कोर्ट में वायर कार्ड फ्रॉड का केस चल रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पर ये आते हैं कि विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट सोर्स, अगेन विसल ब्लोअर का नाम ले रहे हैं। अब देखिए विसल ब्लोअर तो कोई भी हो सकता है, आपको पता है विसल ब्लोअर बोल देना बड़ा आसान होता है। आपको पता है कि प्रेजेंट इकोनॉमिक या प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत से लोग खड़े हैं, उसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, बहुत से चीज लोग हो सकते हैं, और बहुत उनके भी बड़ा नेक्सस है, बड़ा वास्ट नेक्सस है। प्लस उसमें बहुत से ऑफशोर एंटिटीज हैं, बहुत सी फॉरेन इंटरेस्ट हैं जो नहीं चाहते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टेबल रहे। तीसरी बात, इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट बनना इंडिया को एक ग्लोबल वर्ल्ड पर बहुत स्ट्रांग तरीके से ले आता है, जिसके अगेंस्ट इनको कुछ प्लान करना है। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि ये देखिए, अदानी जो है, गौतम अदानी सेबी चेयरपर्सन से मिले। अच्छा, जब किसी भी कंपनी पर आप इतना बड़ा एलिगेशन लगाएंगे जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश होता है, और उस कंपनी का अधिकारी, उस कंपनी का ओनर, ठीक है, चेयरमैन, जब सेबी चेयरमैन से मिलने जा रहा है, तो उसमें मुझे कहीं कोई गलत नहीं दिखता है। लेकिन इन्होंने उसको शक की निगाह से देखा है। उन्होंने कहा है कि अच्छा, क्योंकि उनके और इनके माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच का उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, जिसके थ्रू इनके भाई ने मनी साइफनिंग की है, ऐसा इनका आरोप है। अब देखो, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, क्योंकि इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद कहीं कुछ निकल के नहीं आया। इनफैक्ट यूएस के ही कंपनियों ने अदानी के ग्रुप में इन्वेस्ट करना जारी रखा, और बहुत ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने इस बात को कहां से ढूंढा। उन्होंने कहा कि देखिए, एक फंड जो है मैनेज होता है, यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक बड़ी सी बातें की हैं, हम इसमें बात करते हैं कहाँ पर। एक ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड है जो कि आईएफएल के द्वारा क्रिएट किया गया है, और उस फंड में देखिए ये है ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, आईएफएल ग्लोबल उसको मैनेज करती है। ये फंड, ये जो फंड है, ये मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। मॉरिशस, और उन्होंने कहीं एक जगह और लिखा है कि मॉरिशस में, और यस एक्चुअली उन्होंने कोई वर्ड दिया हुआ है, हाँ, मॉरिशस फंड है, मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और कहीं बरमूडास का भी नाम लिया हुआ था उन्होंने कि मॉरिशस में है। तो चलिए, मॉरिशस में ये अगर एंटिटी रजिस्टर्ड है, देखिए, टैक्स को बचाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक फाइनेंशियल एंटिटी टैक्सेशन कोई प्लानिंग के लिए, नॉट बचाने के लिए, इसको टैक्सेशन प्लानिंग का पार्ट मानते हैं, क्योंकि लीगल है ये। अगर इंडिया में बहुत से इन्वेस्टमेंट मॉरिशस के थ्रू आते हैं, आप लोग जानते हैं मॉरिशस जो है, इंडिया में बहुत से इन्वेस्टमेंट होते हैं मॉरिशस के थ्रू। यहाँ तक कि जो हमारी बहुत बड़ी कंपनीज
जो आई वो भी मॉरिशस के थ्रू आई, वोडाफोन का जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी मॉरिशस के थ्रू हुआ। तो ये कोई बहुत इलीगल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके थ्रू अगर कोई कंपनी मॉरिशस में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करके रजिस्टर करके और कोई ग्लोबल फंड बना रही है, तो वो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इलीगल काम है। चलिए, अब उनका कहना है कि उसमें उन्होंने, ये म्यूचुअल फंड है, एक फंड है जहां पर उन्होंने कितना $8,72,762 वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड है ये, फंड में इन्वेस्टमेंट किया और उसको रिडीम किया, ठीक है। उन्होंने कब किया? 2017-18 के आसपास किया था, और उसके बाद उन्होंने उसको रिडीम कर लिया 2022 में पूरा का पूरा, ठीक है। और ये कि उन्होंने ये उसमें प्रूफ दिया है कि माधवी बुच के पर्सनल जीमेल अकाउंट से उन्होंने मेल किया। मुझे कहीं कोई इसमें गलती नहीं दिखती है, ठीक ठीक है। आप एक फॉरेन फंड में होल्ड कर सकती हैं, वो कोई डायरेक्टली सेंसिटिव नहीं है जो करे हमारे इंडियन मार्केट को। दूसरी चीज़, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट को कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहीं ना कहीं एक फटकार लगाई थी सेबी को, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को यूज़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर में बेस करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे जाएंगे वो उसके ऊपर बात करता है। तो उसने केवल यही नहीं कहा, उन पूरे डिसीजन में उसने बहुत सी बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक दो लाइन सेलेक्टिव रेफरेंस का यूज किया गया है। यहाँ पे सेलेक्टिव रेफरेंस यूज करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर कि सेबी हैज बीन अटेंडिंग टू फाइंड सच कंट्रीब्यूटर्स हु हैव एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दीज एफपीआईज, ठीक है। इट इज एविडेंट दैट सेबी हैज drawn a blank in this investigation। ये दो चार लाइनों को यूज करके उन्होंने कहा कि देखिए साहब, कोर्ट भी कह रही है कि सेबी ने इस मामले में कुछ नहीं किया, ठीक। मतलब एक बाहर का आदमी एलिगेशन लगा दे किसी भी बिना किसी बेस पर और कहे कि नहीं साहब आप पूरे फॉरेंसिक सिस्टम को खत्म कर दीजिए, और आप ये देखिए कोर्ट ने ये कहा, तो कोर्ट ने और भी तो कहा, कोर्ट के भी डिसीजन तो कई पन्नों के हैं। फिर देखते हैं अब इनकी फिर से वही तकलीफ, इनकी पीड़ा क्या है कि टू डेट सेबी हैड टेकन नो एक्शन अगेंस्ट अदर सस्पेक्ट्स अदानी शेयर होल्डर्स ऑपरेटेड बाय इंडिया इन्फोलाइन, पीएम रिसर्च एंड फंड एंड इंडियन फोकस। इनकी तकलीफ रही है कि सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी रिपोर्ट के बाद भी जब सेबी ने धीरे धीरे चीज़ों को जब समझा और उसके बाद नहीं, ये केवल इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करने का, इंडियन मार्केट को के फाइनेंशियल मार्केट को डैमेज करने का प्रयास था, तो क्या हुआ? मार्केट रिकवर भी कर गए, मार्केट पर आस्था और बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अगेन मनु भाई वाला डायलॉग कि जब किसी का काम खराब नहीं कर सको तो उसका नाम खराब कर। इन्होंने ऐसा कहा कि कहाँ हम हिट करें, तो हिट करने की जगह क्या है, आप इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे आप हिट कर दो, उसका नाम खराब कर दो, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो वैसे ही डर के भाग जाएंगे। इसके लिए इन्होंने सेबी चेयरपर्सन को चूज किया उनके ऊपर आरोप लगाने का, और वो ये है, इन्होंने दिखाया कि 2017 से लेकर 2022 तक माधवीपुरी बुच जो मैम है, वो जब फुल टाइम मेंबर और चेयरपर्सन सेबी की रही, तो उनका एक सिंगापुरियन कंसल्टिंग फर्म में 100% इंटरेस्ट रहा। जी हाँ, एक प्राइवेट कंपनी में उन्होंने दिखाया कि एक प्राइवेट कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी, जिसमें कि 100% शेयर होल्डर रही वो। इसके लिए वो डॉक्यूमेंट भी पेश किए हैं उन्होंने। शेयर होल्डर रहना, वो उस समय कोई उसकी, देखिए शेयर होल्डर कोई कहीं भी रह सकता है, स्पेशली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर फुल टाइम वर्क करता है। उनके हस्बैंड डायरेक्टर हो सकते थे उसमें, और मोस्ट प्रॉब्ली वही होंगे, लेकिन ये कहीं नहीं मेंशन है कि मैम उसमें डायरेक्टर थे, भी माधुरी मैम उसमें डायरेक्टर थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो भी कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रही हो, जिसका शेयर लिस्टेड हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, तो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो भी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये कहीं भी इसके मामले में मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से गलत है। अब उसके बाद उन्होंने अगला क्या कहा कि अब ड्यूरिंग टेन्योर, माधवीपुरी बुच के टेन्योर के दौरान होल टाइम मेंबर जब वो रही, होल टाइम मेंबर नॉट चेयरपर्सन, जब वो होल टाइम मेंबर रही, तो हर हस्बैंड वाज अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर्स टू ब्लैकस्टोन। अब ब्लैकस्टोन, अब देखिए, अब आपका निशाना देखिए, ब्लैकस्टोन ग्रुप पर अगला इनडायरेक्ट निशाना ब्लैकस्टोन ग्रुप पे आ रहा है
ये ब्लैकस्टोन ग्रुप आप जानते हैं दुनिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब धीरे धीरे आपको तार खुलते हुए नजर आएंगे, हम लास्ट में बात करेंगे कि तार खुल के कहाँ जा रहे हैं। अब इस बार इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ब्लैकस्टोन ग्रुप को भी लपेटे में लिया है। इन्होंने कहा कि ब्लैकस्टोन ग्रुप जो है वो उसका कहीं ना कहीं जो है एक उन्होंने एलिगेशन लगाने की कोशिश की है कि देखिए उन्होंने फेवर किया कि माधवी बुच के हस्बैंड को उन्होंने अपॉइंट किया सीनियर एडवाइजर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने वो कहीं भी उन्होंने एज अ फंड मैनेजर नहीं वर्क किया, रियल एस्टेट या कैपिटल मार्केट में उनका कोई इंटरेस्ट या कोई भी उनका एक्सपीरियंस नहीं रहा एज पर हिज लिंक्डइन प्रोफाइल। तो चलिए पहले मैं आपको धवल बुच का हम आपको चलिए दिखाते हैं कि प्रोफाइल क्या कहता है, कौन है ये अभी प्रेजेंटली सीनियर एडवाइजर ब्लैकस्टोन ग्रुप के हैं। लेकिन इसके पहले ये क्या रहा है, देखिए इसके पहले चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर रहे, पूरा ही देख लेते हैं इनका पूरा का पूरा। इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं ये, ठीक है, ये IITian है, ये एक IITian है, IIT से इन्होंने एग्जीक्यूशन ली हुई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हिंदुस्तान यूनिलीवर के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सप्लाई चेन के यूनिलीवर PLC के, चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर यूनिलीवर के रह चुके हैं। उसके बाद महिंद्रा ग्रुप के लिए इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम किया है, ठीक है। देन उसके बाद इंटरिम प्रेसिडेंट ग्रुप टेक्नोलॉजी, देन अगेन क्रिस्टल कॉन के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए अगोरा, जिसके बारे में ये बोल रहे हैं, अगोरा प्राइवेट लिमिटेड, ये मुंबई महाराष्ट्र में जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है, उसमें ये डायरेक्टर रह चुके हैं यहाँ पर। और इस समय जिसमें ये दिखाएंगे, अभी आगे हम दिखाएंगे आपको, और इस समय प्रेजेंटली 2019 से लेकर 2000 अभी प्रेजेंटली 5 साल हो गए सीनियर एडवाइजर ब्लैकस्टोन। अब देखिए ये इनका खुद का प्रोफाइल अगर आप समझ सकें तो खुद का प्रोफाइल उन्होंने कहा IIT दिल्ली से किया हुआ है, ठीक है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी IIT दिल्ली से किया और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक भी किया हुआ है IIT दिल्ली से, और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज किया। इनके पास देखिए ये हाईली क्वालिफाइड पर्सन है और इनका एक्सपीरियंस जो है कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत ही अच्छे लेवल का है। इनकी सैलरी भी बहुत अच्छे लेवल की रही होगी डेफिनेटली, और उसके बाद इनके पास खुद का इतना सफिशिएंट फंड रहा होगा, जो कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक जगह कहा है। आज ये इनकी रिपोर्ट पर ये कहीं ना कहीं उन्होंने एक जगह दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर कि देखिए ये इतना बड़ा फंड कहाँ से उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये देखिए ये उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि इतना बड़ा फंड जो है उन्होंने $10 मिलियन अप्रॉक्स नेटवर्थ दिखाया हुआ है। ऑब्वियसली एक आदमी यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है दिखाने की कि देखिए इनके जो है सैलरी से इनको डेफिनेटली एक आदमी जो सैलरी की बात हो रही है, इन दोनों की सैलरी बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, निशाना माधवीपुरी बुच के ऊपर है। लेकिन ध्यान रखिए कि धवल बुच का प्रोफाइल बहुत हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं ये, और इनकी सैलरी बहुत ही अच्छी सैलरी होगी, और उससे 10 मिलियन इनकी नेटवर्थ होना और इन्वेस्टेबल फंड होना दो अलग अलग बातें होती हैं। लेकिन 10 मिलियन की अप्रॉक्स $US की नेटवर्थ होना, जबकि ये बड़े ग्लोबल लेवल पर काम कर चुके हैं यूनिलीवर के साथ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल है इस प्रोफाइल के लिए। अब दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर देखिए कैसे कैसे डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने यहाँ तक का नाम लिया है उसमें कि किसी ने इनको, अरुण चोपड़ा ने किसी ने साइन किया है कि भाई ये कोई भी फंड्स आर इलिजिमेट नहीं। ऑब्वियसली कहाँ से इलेजिटिमेट होंगे, ये प्रॉपर तरीके से ये लोग वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं पूरी इंडस्ट्री में, पूरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में दोनों लोग ही वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब चलते हैं एक बार जरा माधवी मैम के प्रोफाइल पर, उनको देखिए उनका प्रोफाइल क्या कहता है, वो कहाँ कहाँ से आई हुई हैं। उन्होंने ये देखिए उनके पास भी पूरा उनकी प्रोफाइल की पूरी लिस्ट है, देखिए वो कहाँ कहाँ पर काम कर चुकी हैं। देखिए काफ़ी लंबा है। ICICI बैंक के साथ देखिए पहला उन्होंने एज ए सोशल वर्कर, देन उसके बाद ICICI बैंक के साथ फिर लेक्चरर रही हैं वो, फिर मार्केट रिसर्च कंसल्टेंट रही हैं, फिर CEO रही हैं ICICI वेब ट्रेड की, फिर CEO ICICI HFC लिमिटेड। उसके बाद ICICI बैंक के साथ 12 साल का अलग अलग पदों पर बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक। फिर वो CEO रही हैं ICICI सिक्योरिटीज़ की, समझिएगा शेयर मार्केट की उनको बहुत अच्छी समझ है, वो ICICI सिक्योरिटीज़ की CEO रह चुकी हैं। उसके बाद वो हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल सिंगापुर की रह चुकी हैं, प्राइवेट इक्विटी वगैरह हैंडल करने का, तो उनको फाइनेंशियल मार्केट की अच्छी समझ है।
देन कंसल्टेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक की रह चुकी हैं, फिर को फाउंडर कैंसल काउंसिल की, देन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आइडिया सेलुलर की रह चुकी हैं। उसके बाद आप देखिए सीईओ अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के वो रह चुकी हैं। कब से कब तक? 2013 से 2017 तक। तो ये वो समय है सीईओ का, मार्च 2017 तक, जब तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था सेबी में। सेबी में आने के बाद उन्होंने सीईओ का पोस्ट छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप देखिए यहां पर उस दौरान कई जगहों की ये देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही हैं, के बाद इंडिपेंडेंट एडवाइजर रही हैं यहाँ पे, चलिए मेंटर रही हैं। अब 17 में, जब अप्रैल 17 में होल टाइम मेंबर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने अगोरा ग्रुप के सीईओ की पोस्ट छोड़ दी। ऑब्वियस ही बात है, उसमें वो शेयर होल्डर तो रह सकती हैं लेकिन फुल टाइम वर्किंग नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। जो इनको थोड़ी बहुत भी समझ होगी कानून की, उनको पता है कि ये कुछ भी इलीगल नहीं है। उसके बाद वो 2022 से, मार्च 2022 से लेकर अभी तक प्रेजेंट चेयरमैन है। तो ये प्रोफाइल, ये दोनों लोग ही हाईली, मतलब बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट प्रोफाइल से आते हैं। दोनों लोगों की एजुकेशन भी बहुत ही अच्छी है। वो भी देखिए IIM अहमदाबाद की एलुमनी है। तो ये इनकी एजुकेशन और उनका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, कि हम सब समझ चुके हैं। अब उसके बाद देखिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझना होगा, आपको ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी होगी ये जानने के लिए कि आखिर ये निशाना हो कहाँ रहा है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या करने की कोशिश की है कि देखिए, ये तो बातें हो गई। निशाना ये ले रहे थे कि ये देखिए, उस समय तक रहते हुए उन्होंने एक तो कोई एक्शन नहीं लिया, दूसरी चीज ये, जब ये होल टाइम डायरेक्टर रहे तो वो 100% इंटरेस्ट इन ऑफशोर क्यों नहीं हो सकता? इंटरेस्ट का मतलब क्या? कोई वर्किंग थोड़े हैं। कंसल्टिंग फर्म में वो एज अ शेयर होल्डर हो सकती हैं, उसके अलावा वो इंडियन कंपनी में भी शेयर होल्डर हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? वो डायरेक्टर नहीं हो सकती, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है, ठीक है, जिसकी शेयर ट्रेडिंग होती हो, ताकि जिससे कि वो उसको मैनिपुलेट कर सकें, ऐसा कुछ भी ये पहले क्लियर होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्यों नहीं हो सकती? वो एज अ शेयर होल्डर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ऐसे जगहों पे रहते हुए उनके प्राइवेट कंपनीज में शेयर होल्डर हो सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, तो ये आरोप लगा रहे थे ब्लैकस्टोन ग्रुप पे कि ब्लैकस्टोन ग्रुप ने इनके हस्बैंड को बिना एक्सपीरियंस के अपॉइंट कर लिया सीनियर एडवाइजर। भैया, जो आदमी कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना बड़ा प्रोफाइल रखता हो, उसको एक कंपनी ब्लैकस्टोन क्यों नहीं एज एन एडवाइजर रख लेगी? ये लोग हाईली, बहुत ही अच्छे मतलब इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से आते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस, इनका एक्सपोजर, सब कुछ इनको सफिशिएंटली कैपेबल करता है एक एडवाइजर बनने के लिए किसी भी कंसल्टिंग फर्म का, ठीक है। इस नाते तो आप कहेंगे कि भैया ठीक है, गूगल में जो है हमारे सीईओ हैं, मैं एक बार चेक कर लूँ, कंफर्म कर लूँ मैं, मेरे ख्याल से सुंदर पिचाई जी, यस, सुंदर पिचाई जी के बारे में मैं थोड़ा सा कंफर्म कर रहा हूँ कि सुंदर पिचाई जी का जो एजुकेशन रहा है वो, सॉरी, सुंदर, हाँ, यस। अब देखिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको दिखा भी देता हूँ आपको क्लियर। इस नाते तो ये कहेंगे कि भैया सबसे बड़ा फ्रॉड तो गूगल ने कर लिया, क्योंकि सुंदर पिचाई जो हैं वो कहाँ से, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से किया है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो भैया उनको आईटी कंपनी में क्यों तुमने कर लिया? आईटी कंपनी में तुमने तो पूरा गूगल का हेड बना दिया, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का आईटी क्या लेना देना? यार ये कॉमन सेंस की बातें हैं। इनका एजुकेशन इस बात को इंश्योर करता है कि ये लोग इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि ये जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में बहुत अच्छी समझ बना सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो मिस्टर धवल बुच का जो प्रोफाइल है, वो आप जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इसमें उनको ये पोस्ट इसलिए मिली क्योंकि माधवी बुच वॉज सेबी पोस्ट होल्डर, वो एक सेबी की इन्फ्लुएंशियल पर्सन थी, इसलिए उनको दिया गया। ये साफ और साफ सरासर गलत है। तो ये सीधा का सीधा, मेरे हिसाब से ये पूरा आरोप जो है वो निराधार है। उसके बाद अब देखिए, ब्लैकस्टोन हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर एंड स्पॉन्सर ऑफ रीट। अब उन्होंने कहा कि रीट्स जो हैं
जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उसमें इन्वेस्टर बहुत बड़ा है ब्लैकस्टोन, और इस नाते इनका इशारा है कि उनको दिया गया। प्लस इसके अलावा उन्होंने कहा कि भैया माधवी जी ने जो है, आगे उन्होंने भी कहा कि माधवी जी ने रीट्स को, भैया रीट्स को पूरी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी में रीट्स का जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बढ़ावा देना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्दी है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और केवल इस नाते कि उनकी वाइफ जो है, उनकी स्पाउस जो है वो सेबी में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करती हैं, इस नाते क्या वो जिस कंपनी में काम करें वो कंपनी रिस्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकती? आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इस नाते उनको फायदा दिया गया, ये गलत है। पूरे वर्ल्ड में ब्लैकस्टोन ग्रुप का बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, आप जानते हैं ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन ग्रुप, ये सब बहुत बड़े ग्रुप हैं और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक सेलेक्टिव उनके एक्शन को लेकर के और आरोप लगाना कहाँ तक सही है? और अब अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा ये बात कर लूँ फिर मैं आपको कहूँगा। अब देखिए, ये उन्होंने कहा कि माधवी बुच करंटली हैज 99% स्टेक इन एन इंडियन कंसल्टिंग फर्म कॉल्ड अगोरा एडवाइजरी वेयर हर हस्बैंड इज ए डायरेक्टर। वही बात आ गई कि हस्बैंड डायरेक्टर है ना, ये तो शेयर होल्डर हैं, ये कहीं से भी गलत नहीं है। और उन्होंने क्या कहा कि दिस एंटिटी रिपोर्टेड $261,000 रेवेन्यू फॉर कंसल्टिंग, 4.4 टाइम्स हर सैलरी डिस्क्लोजर एट सेबी। मतलब ये ड्रामा मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे इनका ड्रामा सुनिए ध्यान से। इन्होंने कहा कि देखो अगोरा एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें कि 2024 में धवल बुच डायरेक्टर हैं और माधवी बुचपुरी, जो माधवी बुचपुरी हैं वो 99% शेयर होल्डर है। क्यों नहीं हो सकती? शेयर होल्डर होने में क्या दिक्कत है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहे वो जो भी काम करती हो उसमें अगर ये शेयर होल्डर हैं तो उसमें क्या, कहीं से भी कोई इसमें लीगल वायोलेशन नहीं है, ना ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अजीब सी बात लगती है एक ऐसा देश का शॉर्ट सेलर जिस देश में उसके सीनेटर्स का फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रहता है। यूएस में सीनेटर्स फाइनेंशियल मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं जबकि वो खुद लॉ मेकर हैं, तो वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन इंडिया में एक सेबी चेयरपर्सन अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो वहां पर उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है। मतलब गजब का दोगलापन है। अब ध्यान से देखिए इस बात को। अब आता है कि इनके हस्बैंड डायरेक्टर होंगे, क्यों नहीं हो सकता है, बड़ी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहते हैं कि उसमें रेवेन्यू 19.8 मिलियन इंडियन रुपीस में रेवेन्यू जनरेट किया, क्योंकि सैलरी, अरे भैया सैलरी जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, 4.5 टाइम्स दिखा रहे हैं। 19.8 मिलियन, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं बताता हूं कितना होता है, लगभग 2 करोड़ इंडियन रुपीस में साल भर का ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक कंसल्टिंग फर्म का साल भर का 2 करोड़ का प्रॉफिट है। इनका मतलब उसमें डायरेक्टर कौन है? देवल बुच जी, जिनका प्रोफाइल कितना ह्यूज है। ठीक है भैया, 2 करोड़। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और बहुत से लोग फाइनेंशियल मार्केट में जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी बिजनेस से रिलेटेड हैं सबको पता है कि यहाँ पर इंडिया में 2 करोड़ का टर्नओवर कोई बहुत ह्यूज टर्नओवर नहीं है, स्पेशली जब आप इतने वास्ट और इतना डीप एक्सपीरियंस रखते हो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का। मैं तो कहूँगा उस हिसाब से इन्होंने इस कंपनी में कुछ काम ही नहीं किया, इनफैक्ट ध्यान ही नहीं दिया। शायद उस पर अगर थोड़ा ध्यान देते तो इसका रेवेन्यू तो 200 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 2 करोड़ के लिए और ये ड्रामा दिखा रहे, वो भी क्या टर्नओवर है, ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कितना होगा उसमें? इनका स्टाफ होगा, उनके खर्चे होंगे, वो काट कूट के कितना आएगा। ठीक है, अब चलिए अब कंक्लूजन ये क्या देखते हैं। कंक्लूजन सुनिए, इनका बड़ा मजेदार कंक्लूजन है, इसीलिए मैंने ये बात कही, कॉन्फ्लिक्ट और कैप्चर। बड़ा मतलब ये आदमी जो है कि इसको एक सही वर्ड बोलूं तो ये आदमी जो है, जो मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा, जो नेथन एंडरसन है, ये आदमी मुझे जो दिखता है कि ये ही इज बिहेविंग लाइक अ फाइनेंशियल हिटमैन। और आपको फाइनेंशियल मार्केट को डैमेज करना है तो आप अपनी रिपोर्ट को इतना सेंसेशनलाइज कीजिए ताकि लोग जो है ऐसे ही, देखिए मीडिया तो वैसे ही बहुत दूर तक जो समझ तक नहीं जाती है, लेकिन ये इस वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा कम से कम आप जो इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए खास तौर से वीडियो है
ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट के इंटेंशन को ध्यान से समझिएगा। कॉन्फ्लिक्ट और कैप्चर, आइदर वे वी डू नॉट, मतलब दोनों ही तरीके से इसने क्या रखा, कॉन्फ्लिक्ट और कैप्चर, या तो उनके हिसाब से ये कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, और या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वाह भैया वाह, मतलब दोनों ही तरफ आरोप लगा दिए। ये नहीं कि ये इनोसेंट भी हो सकती, ना ना, उसका तो ऑप्शन ही नहीं है। We do not think SEBI can be trusted. ये है असली इनका गेम। SEBI can be trusted. We do not think that SEBI can be trusted as an objective arbitrator in the Adani matter. बात अदानी की नहीं है, अदानी के नाते पूरे देश के फाइनेंशियल मार्केट पे टारगेट किया गया, ठीक है। अब इनका जरा ड्रामा सुनिए जो लीगल डिस्क्लेमर देते हैं, ठीक। अब देखिए लीगल ड्रामा इनका, यहां पर क्या है, इन्होंने पहले ही कह दिया कि यूज ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट इज एट योर ओन रिस्क। इन नो इवेंट should Hindenburg Research or any affiliate party be liable for any direct or indirect trading losses caused by any information। फिर आपको कोई भी लॉस होता है तो भैया जब तुम जिम्मेदार नहीं हो, तो जब तुम एक गैर जिम्मेदार आदमी कैसे एक फाइनेंशियल सिस्टम पे इतना बड़ा अटैक कर सकता है जिससे कि लाखों करोड़ का नुकसान होने का की संभावना है, जिसमें पब्लिक इन्वेस्टेड है। आप मतलब यू आर बिहेविंग लाइक अ मार्केट के, यू आर बिहेविंग लाइक फाइनेंशियल हिटमैन, ठीक है। आप पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर इनके ड्रामे और दिखाता हूं क्या है। यहां पे इन्होंने और कुछ बहुत बातें इसमें की हैं कि यहां पर दिस इज नॉट एन ऑफर टू सेल सॉलिसिटेशन, और दूसरा जो उनकी लीगल, मतलब ये अपने आप को सेव करने का तरीका है कि भैया ठीक है। अब कहते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड बिलीफ ऑल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड हियर इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। भाई हमारी बिलीफ है ना, ये तो बड़ा सिंपल है, ये मैं भी जानता हूं, प्रोफेशनली हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। लीगल वर्डिंग में क्या है कि टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड बिलीफ। अगर कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे साहब हमें तो विश्वास था, अब हम जितनी हमारी बुद्धि है उसके हिसाब से। बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड बिलीफ का मतलब अगर ये कभी उल्टा फंस जाएंगे तो ये लाइन उनको बचा ले जाएगी, साहब हमारी जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से हमें विश्वास था कि ये बात सही है, ठीक है। अब ये बात अगर गलत प्रूव हो गई, साहब हमारी तो बुद्धि नहीं थी ना, हमारी समझ इतनी है, ये कह के बचने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इन्होंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन कहां से, obtained from public sources we believe to be accurate and reliable। हा कितने भोले बन रहे हैं, इतना भोला तो मतलब ना क्या बताएं, कोई हमारे यहाँ का भोला भी इतना भोला नहीं होता होगा जितने भोले ये नैथन एंडरसन बन रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन कौन सी पब्लिक रिसोर्सेज से मिली है, who are not insiders or connected persons of the stock covered here। ये कहीं भी ना तो अदानी ग्रुप से इनको इंफॉर्मेशन, ध्यान समझिएगा, ये विसल ब्लोअर का जो नाम ले रहा है ना तो ये सेबी का आदमी है, न ही ब्लैकस्टोन का आदमी है, और न ही यहाँ पर इनका अदानी ग्रुप का पर्सन है, ठीक है, और नहीं है आईएफएल का है। तो ये पर्सन ऑफ द स्टॉक कवर्ड हियर हु मे अदरवाइज ओ एनी फिड्यूसरी ड्यूटी और टू द इश्यूअर, ठीक। However, such information presented as is and without warranty of any। ये देखो मतलब कहते हैं ना, इतना बढ़िया तरीका है, आप सारी गंदगी मचा लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि वहां इनको पता है कि जो मुकदमे चलेंगे ना, देखो इंडिया में तो हमारा कुछ, हम यूएस में बैठे हैं, इंडिया वाले हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये अपने आप को सेव करने के लिए ये सारी जो लैंग्वेज आप देख रहे हो ना, ये यूएस की लीगल लैंग्वेज है। यूएस में इनके ऊपर कहीं कोई एडवर्स एक्शन नहीं होगा कोर्ट में, इसलिए वहां के लॉयर से उन्होंने अपने आप को जितने सेफ्टी क्लॉजेस होते हैं वो डलवा रखे हैं। तो ये जो वर्डिंग आप देख रहे हैं ना कि एज इज विदाउट वारंटी ऑफ एनी काइंड वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी हम कोई वारंटी नहीं लेते, जो हमको जैसा मिला हमने सामने रख दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च मेक्स नो रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एज टू द एक्यूरेसी, टाइमलीनेस or completeness of any such information or with regard to the result to be obtained from its use। इस बात को, ये जो हाईलाइट किया, उसको पढ़िएगा, क्या कह रहा है ये आदमी। इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद ये कह रहा है कि हम कोई ये रिप्रेजेंटेशन नहीं कह रहे हैं कि ये जो हमने बातें कही ये एक्यूरेट हैं, टाइमलीनेस या इनकी कंप्लीटनेस के बारे में कुछ है कि, और इसका जो भी असर होगा हम इसके बारे में कोई भी, हम एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं कि ये बातें सच ही होंगी।
ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। हम कभी भी चेंज कर सकते हैं भैया, मतलब जब मैटर केस में जाएगा हम 2 लाइन बदल देंगे, हमसे गलती हो गई, काम खत्म। एंड हिंडनबर्ग रिसर्च डू नॉट अंडरटेक टू अपडेट और सप्लीमेंट दिस रिपोर्ट ऑफ एनी। अब रिपोर्ट तो भाई पढ़ ली हमने, अब इसकी इनकी कहानी को समझिए। हाँ जी, सॉरी, थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस। अब देखिए, अब समझते हैं कि ब्लैकस्टोन पे हमला क्यों हुआ, ब्लैकस्टोन को क्यों लपेटे में लिया। वो कहेगा भैया हमें क्यों बीच में लपेटा, आइए वो भी देखते हैं। देखिए, जो ब्लैकस्टोन ग्रुप है ना, ब्लैकस्टोन ग्रुप के फाउंडर है, चेयरमैन कौन है इस समय, स्टीफन ए शॉजरमैन। अब जरा इनके बारे में जान लीजिए, ये क्या है ब्लैकस्टोन ग्रुप के बारे में, और ज्यादा डिटेल में जानिए जाइए आप यहाँ इनके विकिपीडिया प्रोफाइल पर, और इनके बारे में कुछ मत समझिए, ध्यान से बस एक चीज देखिए। He was the former chairman of former president Donald Trump's strategic policy। आपको कहानी समझ में आ रही है? इनकी पार्टी कौन सी थी? ये चेयरमैन कब से कब तक रहे? 2017। देखिए, 2017 से 2017 जनवरी से अगस्त तक रहे, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। तो अब आपको ड्रामा समझ में आ रहा है कि हिंडनबर्ग जो भी है, हिंडनबर्ग को कहीं ना कहीं डैमेज करना है। मतलब इसके निशाने कई हैं, जो मैंने कहा, एक निशाना मोदी जी की और उनकी गवर्नमेंट, एक निशाना इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट, एक निशाना अडानी। वो तो समझ लीजिए कि वो कोलेटरल डैमेज के रूप में लिए जा रहे हैं, या वो बहाने के रूप में लिए जा रहे हैं। निशाना कहीं और है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे। और इस बार ब्लैकस्टोन ग्रुप को लपेटे में लेकर के ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी का जो वहां पे इलेक्शन चल रहा है, तो पूरे रिपब्लिकन के ऊपर में, और स्पेशली उनके जो कैंडिडेट हैं ट्रंप, उसके ऊपर में अटैक करने की कोशिश की जा रही है। तो भैया ये काम कौन कर सकता है? अमेरिका में कौन से लोग हैं जिनको ट्रंप पे एलिगेशन लगाने से फायदा मिलेगा? ऐसे कौन से लोग हैं जो ट्रंप के साथियों के ऊपर ऐसे बड़े एलिगेशन लगा करके उनको कौन से फायदे होंगे और कहाँ कहाँ होंगे? मेरे ख्याल से भारत की जनता और पूरे विश्व की जनता ये समझने में बहुत ज़्यादा उनके लिए आसानी है, वो तो सक्षम है। आप लोग खुद सक्षम हो इस बात को, सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद अब आपको समझ में आएगा ये है क्या। अब देखिए, थोड़ा सा थोड़ी रिसर्च हमने यहाँ भी करी है। तो ये नेथन एंडरसन जो है ना, देखिए जरा इनकी फोटो देखिए, ठीक है। और इसमें सबसे मजे की बात है, हिंडनबर्ग की ये फोटो आप देख रहे हैं, ये है नेथन एंडरसन जो हिंडनबर्ग चलाते हैं, ठीक। अब हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ी सी रिसर्च। भैया ये प्राइवेट कंपनी है, 7 साल पहले बनी 2017 में। अब देखिए 17 से ही इनका सारा ड्रामा शुरू हुआ है। 2017 का बार बार रेफरेंस आ रहा था इस रिपोर्ट में, 2017 में ये फाउंडेड हुए हैं। डेफिनेटली इनको किसी पर्पज के लिए बनाया गया, ठीक है। अब इनके पीछे कौन है, क्या है, आप लोग बहुत समझदार हैं और जनता बहुत समझदार है कि इनको किसने बनाया, क्या बनाया, इनको फंडिंग कौन देता है। और ध्यान से देखिएगा, 2022 तक इनके पास केवल 9 एम्प्लॉयज थे, ठीक है। तो भैया तुम इतने बड़े फाइनेंशियल अटैक कर रहे हो और 9 एम्प्लॉयज आप लेके चलो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात, कहेंगे भैया 9 एम्प्लॉयज भी बहुत होते हैं। अब आइए चलते हैं, एक कंपनी जो इतने बड़े बड़े अटैक कर रही है, उसकी वेबसाइट पर अबाउट अस के बारे में उसके फाउंडर का कोई जिक्र नहीं, बस फाउंडेड बाय नेट एंडरसन। वो भी पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम है नेथन एंडरसन विद फोटो यहां पर, ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ आर्टिकल है, आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इनकी खुद की वेबसाइट पर इनका पूरा नाम नहीं है, नेट एंडरसन। और उस पूरी वेबसाइट पर एक कॉमन सेंस की बात है। देखिए देखिए, इस पूरी वेबसाइट पर इनके बारे में कोई डिटेल, ना इनकी फोटो, ना डिटेल, ना इनकी टीम के बारे में कोई जानकारी, ना इनकी टीम का कोई फोटो, कुछ भी नहीं। अब मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, मार्केट में और इंडस्ट्री का मेरा भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस रह चुका है। किसी भी वेबसाइट पर जब आप इतने बड़े लेवल पे जब काम कर रहे हो, इतने बड़े महान काम कर रहे हो, दुनिया को फ्रॉड से और घपलों से बचाने का काम, तो इतने महान काम करने वाले का जो भी आप इस तरह करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, मतलब बड़ा अनयूजुअल लगता है कि ऐसे पर्सन अपनी कंपनी के वेबसाइट पर अपने बारे में या अपनी टीम के बारे में कुछ नहीं देता। आप एक अपने आप को रिसर्च कंपनी कहते हो, और ना तो आपकी रिसर्च टीम के बारे में कहीं कोई डिस्क्लोजर है, नहीं आपका खुद का ना तो फोटो है, ना ही आपका प्रोफाइल है कि आपने इसके पहले किया क्या। हाँ, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पहले कई इनकी चीज़ें मिल जाएंगी, बट इनकी खुद की वेबसाइट पे नहीं है।
एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर उसके प्रमोटर, फाउंडर या उसके डायरेक्टर या उसकी मैनेजमेंट की फोटो नहीं रखी जाती है, तो मैक्सिमम केसेस में भैया ऐसी कंपनियां जो हैं वो शेल कंपनी, या फिर उनका जो पर्पस होता है वो कुछ और होता है। ठीक है, हर बार नहीं होती हैं, लेकिन जनरली अगर कोई आदमी ईमानदारी से बिजनेस करता हो तो वो ज़रूर अपनी और अपनी प्रमोटर, कम से कम अपना प्रमोटर तो उस पर अपनी फोटो डालेगा कि भैया जो वेंचर है ये मेरा है। बड़ा कॉमन सेंस और बड़ा लॉजिक की। अब आ जाते हैं, देखिए सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है। सारी बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो है रिपोर्ट अनदर एक ड्रामा है, एक अनदर अटैक है इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम पर और इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम पर। क्योंकि इस बार जो तीसरी बार जो गवर्नमेंट स्टेबल बन गई, बार कोशिश तो पूरी हुई, लगा कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लेकिन इस बार की भी गवर्नमेंट बड़ी स्टेबल बनी और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी वैसे सस्टेन रही। इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंडीशन है उसको डैमेज करने, ये एक अनदर अटैक। साथ में इस बार क्योंकि वहाँ की जो लोग भी, जो उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि भैया ट्रंप ने, देखिए ट्रंप पे तो गोली तक चल गई, तो वो नहीं चाहते हैं कि ट्रंप बने, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो स्तंभ हैं, जो उनको सहारा दे रखे हैं, ब्लैकस्टोन ग्रुप साथी हैं, उनके ऊपर ही अटैक किया जा रहा है। ठीक, तो इस बार का ये जो हिंडनबर्ग का तीर है, ये केवल एक तरफ नहीं है, इसके निशाने अनेक हैं। इसके निशाने आप समझ चुके हैं, इसके निशाने भारत की इकोनॉमी, भारत का फाइनेंशियल मार्केट, ये भी मोदी जी की गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट में पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और करंट जो उसके दावेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर है। साथ में कोलेटरल डैमेज के तौर पर ब्लैकस्टोन ग्रुप को उस कड़ी में जोड़ा। तो ये सारी बातों से मेरे ख्याल से इंडिया के जो निवेशक हैं उनको ये बात बहुत आसानी से समझ में जाएगी कि इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। मेरा आपसे केवल इतना ही आग्रह है, पिछले 16 सालों से मार्केट का जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी अपनी समझ है, मेरा जो अपना इंडस्ट्री का या जो भी मार्केट की जो मेरी अपनी नॉलेज और समझ है, वो ये कह रही है कि भारत के निवेशक को अभी अपने देश की इस ग्रोथ थ्योरी पर पूरा पूरा विश्वास करते हुए मंडे को, जब सोमवार को बाजार खुलेगा, तो थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, आपको नहीं बेचना है, बल्कि अगर गैप डाउन खुलता है ना, तो अगर आपके पास कैश बचा हुआ है, आप अच्छे शेयरों पर, जो मार्केट में अच्छे काउंटर्स हैं, उन पर दाव लगाइए, उनको खरीदिए। मैं खुद एक निवेशक के नाते यही करूंगा। जब गैप डाउन खुलेगा ना, तो जितने अच्छे अच्छे काउंटर्स होंगे, मैं उनमें खुद भी कोशिश करूंगा लेने की। ठीक है, तो ये मेरी आपसे आग्रह है कि पैनिक ना हो। अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ी देर के लिए रेड में दिखता है, विश्वास रखें अपने देश पर, अपने देश के नेतृत्व पर, अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर। ये हम इस अटैक से उबर आएंगे और अब हम समझ चुके हैं कि हिंडनबर्ग की रियलिटी क्या है, इसलिए इससे प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है यहाँ के कुछ लोग, मीडिया का कुछ तबका इस मैटर को, या राजनीति के कुछ लोग, राजनीति के लोग इसको बहुत हाईलाइट करने की कोशिश करें, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है, देश पर विश्वास बनाए रखना है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इस गिरावट का अगर कोई पैनिक सेलिंग होती है, अगर एफआईआईज पैनिक सेलिंग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ के डीआईआईज जो हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास वैसे ही रिटेल का बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो जम के बाइंग करेंगे। और केवल डीआईआईज नहीं, जो डायरेक्ट जो रिटेलर्स मार्केट में खरीदते हैं, मैं आपको भी बोलूंगा आप भी जम करके खरीदारी करिए उस दिन जब मार्केट गिरे, और देखिए आपको उसका नतीजा आने वाले दिन में जरूर मिलेगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।